कर्मचारी संघ के नेता, CITU के नेता, रिटायर्ड कर्मचारी संघ, किसान यूनियन उग्राहा, किसान यूनियन टिकैत, किसान यूनियन चढ़ोनी, शहीद भगत सिंह, हमारे यहाँ उपस्थित तमाम जनप्रतिनिधि, किसी का नाम छूट सकता है मेरे से, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। शहीद भगत सिंह यूनियन उनके प्रतिनिधि, तमाम जो हमारे समर्थन में लोग यहाँ पे पहुँचे हैं वो, और मेरी प्यारी बहनों, सबसे पहले तो चरणजीत ने बात शुरू की यहाँ से कि आज हमें 40 दिन हो गए हैं हमारी हड़ताल को, और ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी थी आशाओं के पास कि उनको ऐसे संघर्ष में उतरना पड़ा, इतनी लंबी हड़ताल क्यों करनी पड़ी, इसलिए करनी पड़ी। हम ये तो सब जानते हैं कि आशा वर्कर्स राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत काम करती हैं। 2005 में आशा वर्कर्स की नियुक्ति की गई थी। जिस समय पे आशा वर्कर्स की नियुक्ति की गई थी उस समय पे केवल 2 तरह के काम आशा वर्कर्स को दिए गए थे। एक तो उनको ये काम दिया गया था कि वो नवजात शिशुओं की, गर्भवती महिलाओं की देखभाल करेंगी और उनका टीकाकरण करवाएंगी। यहाँ से इनका काम शुरू हुआ और वो काम धीरे धीरे बढ़ता आज इनका काम इस स्तर पे पहुँच गया है कि सरकारी जो है जितनी भी स्कीम्स हैं, स्वास्थ्य विभाग के जितने भी प्रोग्राम हैं, कोई भी कार्यक्रम, कोई भी प्रोग्राम आज आशा वर्कर्स से बिना पूरा नहीं होता है। पहले हमारे 4 या 5 काम थे, उन 4-5 कामों को बढ़ा के धीरे धीरे वो 40 काम हमारे हो गए, जिसमें गर्भवती महिला की 9 महीने तक देखभाल करते हैं और उसके बाद भी उसका जब डिलीवरी होती है उसके बाद 42 दिन तक उसकी देखभाल करते हैं। नवजात शिशुओं की देखभाल करते हैं, उनको 15 वर्ष तक बच्चों का टीकाकरण है वो करवाते हैं। फैमिली प्लानिंग के जितने भी प्रोग्राम हैं वो करते हैं। मलेरिया के जो प्रोग्राम आते हैं वो भी करते हैं। उसके अतिरिक्त चाहे जिस भी तरह के स्वास्थ्य से संबंधित सर्वे हैं वो तमाम सर्वे आशा वर्कर्स करके देती हैं। और इससे अलग अभी पिछले 3-4 साल से सरकार हमसे कह रही है जितनी भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं, जो असंक्रामक रोग हैं, उनका सर्वे करते हैं, उनका रजिस्टर मेंटेन करते हैं। 30 साल से ऊपर के जितने भी व्यक्ति होते हैं उन सब के स्वास्थ्य का ब्यौरा रखते हैं। उनमें कोई स्वास्थ्य से संबंधित कोई ऐसी ये ज़रूरत महसूस होती है कि डॉक्टर के पास जाना चाहिए तो उनको वो सलाह देते हैं और वहाँ तक पहुँचाते हैं। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो आशा वर्कर्स हैं वो समुदाय के बीच में और स्वास्थ्य विभाग के बीच में एक कड़ी का काम करती हैं। पिछले दिनों में सरकार जब ये एक डिजिटल नारा दे रहे हैं कि सब कुछ को डिजिटल करो, उस समय पे आशा वर्कर्स के लिए जो तमाम तरह के काम हैं, इन तमाम कामों को ये कहा गया कि आप इन तमाम कामों को ऑनलाइन करेंगे। और वो ऑनलाइन करने का जो काम है वो असल में काफ़ी ज़्यादा है और उस काम के बदले में कोई किसी तरह का इंसेंटिव नहीं दिया गया। जो पहले भी हमने ये काम बताए, इन कामों के लिए बहुत ही मामूली से इंसेंटिव्स आशा वर्कर्स को दिए जाते हैं। 18 साल एक विभाग में नौकरी करने के बाद उसका विभाग की तमाम योजनाओं को जमीनी स्तर पे सफलतापूर्वक लागू करवाने के बाद भी सरकार हमारी इस तरह से अनदेखी कर रही है। जब 2005 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन शुरू हुआ था तब से लेके और जब हम आज तक ये देखते हैं तो हमने जो है संस्थागत डिलीवरी लगभग 100% पहुँचा दी। 99% जो है डिलीवरी आज संस्थागत होती है। बच्चों का टीकाकरण जो है वो हमने बिल्कुल 90% से ज़्यादा करवा दिया। मातृ मृत्यु दर में बहुत गिरावट आई है, शिशु मृत्यु दर के अंदर भी बहुत ही गिरावट आई है। हम कह सकते हैं कि जितने हमारे स्वास्थ्य के सूचकांक थे उन तमाम स्वास्थ्य सूचकांकों को आशा वर्कर्स ने बहुत ही बेहतर किया, बहुत बेहतरीन उनको बनाया है पिछले दिनों में काम करके। जब कोरोना महामारी आई उस समय पर भी आशाओं के लिए काम किया गया, उनसे सर्वे करवाए गए, उनसे हाई रिस्क लोगों की पहचान करवाई गई, लोगों को क्वारंटीन करने के लिए कहा गया, उनसे स्क्रीनिंग कराई गई, वैक्सीनेशन का तमाम काम था, उसके लिए मोबिलाइजेशन का काम आशा वर्कर्स से करवाया गया। और वो काम भी हम ये कह रहे हैं कि जो हमारा पहले से काम था विभाग का, वही एक दिन में कई घंटे हमारा ये बाकी काम ले लेता था। और कोरोना काल के अंदर तो
बाकी ये जो कोरोना का काम आया ये भी 4 से 5 घंटे, तो केवल ये कोरोना से संबंधित जो काम थे हमें वो करने के लग जाते थे। उसके लिए भी सरकार ने केवल महीने के 1000 रुपये दिए। यदि वो सर्वे भी किसी और से करवाते, हर सप्ताह पूरी आबादी का सर्वे होना था। यदि हर सप्ताह पूरी आबादी का सर्वे सरकार कोई भी किसी भी व्यक्ति को लगा के कराते तो कम से कम उनको एक दिन की दिहाड़ी ही 600 रुपये कम से कम देनी पड़ती। लेकिन आशाओं से हर सप्ताह सर्वे करवाए गए, वो कंसोलिडेट करवाए गए और उसके बाद सर्वे करवाने के बाद भी उसमें से जो फॉलो अप के काम निकलते थे वो भी सरकार ने आशा से करवाए और उस काम के बदले में केवल 1000 रुपया दिया आशाओं को, केवल 1000 रुपया। और वो भी 3 महीने लिया, फिर बंद कर दिया, फिर नारे लगाने पड़े, फिर 6 महीने रिलीज कर दिया, फिर बंद कर दिया, फिर नारे लगाने पड़े, फिर 6 महीने दे दिया। वो पैसा भी काम करवाते इस तरह से टुकड़ों टुकड़ों में, बहुत मुश्किलों से हमें वो पैसा तब मिला था जाके। आज भी ये जितना ऑनलाइन काम कर पा रहे हैं, इस ऑनलाइन काम को करवाने के लिए जितना डाटा आशा वर्कर से सरकार फीड करवाना चाहती है, उसके लिए उनको एक डाटा एंट्री ऑपरेटर की जरूरत पड़े। और यदि वो उसको पक्की पोस्ट पे रखते हैं तो उनको 40 से 50 हजार रुपये तनख्वाह देनी पड़ेगी इस काम के लिए। और ये बच्चा भी कोई डाटा एंट्री ऑपरेटर भर्ती करते हैं तो भी उनको 17 से 18 हजार रुपये तो कम से कम ये कौशल निगम के अकॉर्डिंग, जैसा ये इसमें कौशल निगम में देते हैं, उतना पैसा उनको तभी भी देना पड़ेगा। तो वो उतना काम और डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम आशा से करवा रहे हैं, उसके अतिरिक्त तमाम विभाग के सर्वे करवा रहे हैं। और पिछले दिनों में हमने जो समस्या महसूस की, वो समस्या ये महसूस की कि न केवल स्वास्थ्य विभाग से बाहर के भी अनेक काम आशाओं से लिए जाने लगे हैं। यहाँ तक कि जो पुलिस और प्रशासन का काम बनता है, उस काम को भी गांव के स्तर पे आशाओं के सिर पे डालने की कोशिशें की गई। थोड़े दिन पहले एक ऑर्डर आया जिसमें कहा गया कि आप अपने गांव का सर्वे करेंगे और सर्वे करके ये बताएंगे कि आपके गांव में कितने लोग नशा करते हैं, वो किस तरह का नशा करते हैं, और उसकी फीडबैक आप हमें देंगे। इसका मतलब ये है कि गांव के अंदर सरकार ये चाहती है कि जितने नशेड़ी हैं वो सारे आशा वर्कर से पीछे लग जाए। उनको जब सरकार कोई कार्रवाई करे तो कहे तुमने मेरा नाम भेजा था, तुमने मेरा नाम भेजा था। और ये हुआ है हमारे साथ, इसको हमने महसूस किया। इस बात को हमसे जो है दिव्यांगों का सर्वे करवा लिया, विधवाओं का सर्वे करवा लिया, बुढ़ापा पेंशन के लिए सर्वे करवा लिया, राशन कार्ड के लिए हमसे सर्वे करवा लिया, और उसके बाद लोगों के राशन कार्ड काट दिए गए, बुढ़ापा पेंशन काट दी गई, दिव्यांग पेंशन काट दी गई, विधवा पेंशन काट दी गई। और गांव के लोग ये समझते हैं कि उस पेंशन को बंटवाने में, जैसे उनका राशन कार्ड बंटवाने में हमने कोई भूमिका अदा की है, जबकि सरकार हमें काम दिया सरकार ने, हमने केवल डाटा एकत्रित करके सरकार को दिया था। ना हम कोई कार्ड बनाने वाले थे, ना हम कोई कार्ड काटने वाले थे, हम ना कोई अधिकारी हैं, हमने किसी तरह से भी, लेकिन जो है जनता के बीच में और आशा वर्कर्स के बीच में एक गैप पैदा करने की पिछले दिनों में इस तरह से कोशिश की सरकार ने। और पूरा तरह से जब हम वेतन की मांग करते हैं इस तमाम काम के बदले में, तो सरकार हमें ये कहती है कि आप स्वयं सेवी हैं, आप अपनी मर्जी से सेवा कर रहे हैं, आपका मन करता वो काम आप कर दो, जिस काम का आपका मन नहीं करता उस काम को छोड़ दो। लेकिन जब हम काम करने के लिए फील्ड में उतरते हैं, या हम ये कहते हैं कि इस काम का हमें कोई पैसा नहीं मिलता, ये बेकार है और ये बेकार हम नहीं करेंगे, जब हम ये कहते हैं तो हमारे स्पष्टीकरण के लेटर निकाले जाते हैं, हमें काम से हटाने की धमकियां दी जाती हैं, और हमारी जो है पैसा काटने की धमकियां दी जाती है। जो काम पैसे वाला काम है, जिसको हम करते हैं, कह रहे कि आप ये बिना पैसे का काम नहीं करोगे, तो जिस काम का आप पैसा ले रहे हो आपका ये पैसा भी काटेंगे। इस तरह से धमकियां दी जाती हैं, डराया जाता है। और आज एक आशा वर्कर्स की हालत ये है कि वो डिप्रेशन में है। 20,000 आशाओं को हम ये कह सकते हैं, हरियाणा की महिलाओं को, कि आज वो डिप्रेशन में है। वो इसलिए डिप्रेशन में है कि उनका तमाम समय विभाग के काम करते हुए बीत जाता है, ना वो अपने बच्चों को देख पा
परिवार को देख पा रही हैं, और वो तमाम काम करने के बाद जब परिवार के अंदर भी ये टेंशन बनती है कि मिलता क्या है तुम्हें, ये काम करते क्यों हो तुम, जो इसके बदले में लेके क्या आए हो तुम। तो इस तरह से भी हमें परिवार से भी एक प्रेशर का सामना करना पड़ता है, हमें सरकार से भी प्रेशर का सामना करना पड़ता है, और जब हम गांव में काम करने के लिए निकलते हैं तो भी हमें अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हमारी दुख और तकलीफ ये है, इस दुख तकलीफ को बताने के लिए ऐसा नहीं है कि आशा वर्कर अचानक से हड़ताल में चली गई। हमने बार बार सरकार को मांग पत्र दिए, हमने बताया कि हम किस तरह से परेशान हैं, हम दुखी हैं, हमारे से बात करो। लेकिन कमाल की बात है कि हमारी समस्याओं पे सरकार को दूर अधिकारियों को भी ये निर्देशित किया गया सरकार के द्वारा कि जो है इनसे बात नहीं करनी है। अधिकारियों तक ने भी हमसे बात नहीं की, और धीरे धीरे मसला यहाँ तक पहुँचाने की कोशिश की कि जिला स्तर पे भी यदि हम बात करने जाएं तो वहाँ पे भी अधिकारी हमसे बात ना करें, केवल ऑर्डर जारी करें, केवल हमारे स्पष्टीकरण के लेटर निकालें, हमें डराए धमकाएं, केवल ये काम करने के लिए हमें छोड़ा गया। यहाँ तक कि हमें एक फोन दिया गया, फोन के अंदर कहा कि इसमें एक ऐप डाली गई, डिवाइस मैनेजमेंट ऐप, एम्बुलेंस ऐप, और ये कहा कि हम इस ऐप के माध्यम से ये देखेंगे कि आशा जो है इस वक्त में क्या काम करती है, सर्विलांस हमारे तरीके से आशा का हम ये चेक करेंगे कि आशा जब वो सर्वे कर रही है, जब हम चेक करना चाहे अधिकारी को कौन से घर में है, इस वक्त में कौन सी गली में बैठी है, कहाँ पे बैठी है, हम उसकी सर्विलांस कर सके, इसके लिए वो ऐप डाली गई। हमने उसका विरोध किया तो ये कहा गया हमें कि ये केवल सरकार के जो है इस्तेमाल के लिए है, और इसमें से सब आशाओं को मोबाइल हैंडल नहीं करना आएगा। तो सरकार की जरूरत की ऐप है वो हेडक्वार्टर से हम आशाओं के फोन में खुद डाल देंगे। यदि उनके फोन में कुछ फालतू की चीजें हैं तो उन फालतू की चीजों को हम उनके फोन से अपने आप मिटा देंगे। आप सोच के देखिए कि वो महिलाओं को उनके फोन को सर्विलांस करने की कोशिश कर रहे थे। हमने इसका भी जबरदस्त विरोध किया, और हमने ये कहा कि सरकार चाहे तो अपने फोन वापस ले सकती है, लेकिन हमारी कोई पर्सनल लाइफ है, हमारी पर्सनल जिंदगी है, हमारी व्यक्तिगत जिंदगी में ये हस्तक्षेप हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये व्यवहार सरकार आशाओं के साथ कर रही है। हमने मई में आंदोलन शुरू किया, मई में हमने अपने पीएचसी स्तर से हमने अपने ज्ञापन सौंपे, उसके बाद हमने जून में सीएचसी स्तर से ज्ञापन सौंपे, उसके बाद हम जिला स्तर पे प्रदर्शन करके हमने एक महीना पहले सरकार को नोटिस दिया हड़ताल का। हम 8 अगस्त से हड़ताल पे जाने वाले थे। हमने 10 जुलाई को पूरे हरियाणा की आशाओं ने रोड पे आके, सड़क पे आके सरकार को ये कहा कि या तो हमारी बात सुन लो, अन्यथा हमें मजबूर होना पड़ेगा हड़ताल पे जाने के लिए। और इस तरह से हमने बिल्कुल हर कदम पे सरकार को चेता के उस वक्त में हम 8 अगस्त को हड़ताल पे गए हैं। और हड़ताल पे जाने के बाद भी और उससे पहले भी जो व्यवहार महिलाओं के साथ, हरियाणा की महिलाओं के साथ सरकार ने किया है वो हम सब ने देखा है। जब हमें 20 दिन हो गए थे अपनी हड़ताल में बैठे हुए, सरकार हमारी बात नहीं सुन रही थी, उस समय पे हमने यह तय किया था यदि हमारी यहाँ पे बैठ के सरकार बात नहीं सुन रही है तो विधानसभा का यदि सत्र चलेगा तो उस विधानसभा के सत्र में हम जो है पंचकुला जाएंगे, विधानसभा कूच करेंगे और वहाँ से अपनी आवाज बुलंद करेंगे। लेकिन हमें वहाँ जाने से रोकने के लिए आपने देखे कमाल की बात, आप ध्यान से सुनिए, हमारी महिलाओं के साथ उनके घरों में 5-5, 6-6 जेंट्स पुलिसकर्मी जाके बैठ गए, उनको नजरबंद कर दिया। 2 दिन तक उनको उनके घरों से हिलने नहीं दिया गया और वहाँ पे वो बैठे रहे कि आपका हमारे पास सख्त आदेश है, हम आपको जो है पंचकुला नहीं जाने देंगे। जो वर्कर किसी ना किसी तरह से वहाँ से निकलने में कामयाब हो गई। बहुत सारी जगहों पे टैक्सी स्टैंड के सारे ड्राइवर को, बसों के, प्राइवेट बसों के सभी ड्राइवर को बुला के उनको धमकी दी गई, यदि आप आशा वर्कर्स की बुकिंग करके लेके गए तो आपके जो है साधन इम्पाउंड कर देंगे, आप पे केस डाल देंगे। हमारे रातों रात हमारे रैली के लिए, वहाँ विधानसभा कूच के लिए जाने वाले रातों रात हमारे सारे साधन कैंसिल करवाए पुलिस ने इस तरह से दबाव डाल के। लेकिन उसके बावजूद
अपने तरीके अपनाए, लेकिन हमारी हजारों आशा वर्कर उसके बावजूद विधानसभा पहुंचने में भी कामयाब हुई। वहां से गिरफ्तार करके आसाम बसों में भरा गया और बसों में भरा गया। कुछ लोग अपने पर्सनल साधन लेके गए हुए थे, उनकी गाड़ियों में पुलिसकर्मी बैठ गए ड्राइवर के साइड में और बोले या तो थाने में लेकर गाड़ी को या फिर इसको चलने दे, रुकने नहीं देना। हमने पूछा ये रुकेगी, गाड़ी रुकेगी नहीं चलेगी, इसके पेट्रोल का खर्चा कौन देगा? आप ये बताइए। वहाँ पे लोग हुआ, लेकिन ड्राइवरों को डराया गया कि आपको चलते रहना देना है गाड़ी को। मैं खुद जिस गाड़ी के अंदर मुझे गिरफ्तार किया गया था, उस गाड़ी को सुबह 11 बजे चलाया पुलिस ने, शाम को 5 बजे हमने हंगामा करके बस को रुकवाया। ना पीने का पानी था हमारे पास, ना खाना था। सुबह जो हम खाना अपने घरों से लेके चले थे, पानी और खाना, वो हमारा सुबह खत्म हो गया। अब जब बसों में हमें भरा गया था, उसके थोड़ी बहुत देर बाद हमने वो खाना खाया। उसके बाद हमारे पास ना खाना था ना पानी था। हम वहाँ पे प्यासे रहे और हमें नारे लगाने पड़े कि बस रोको, पानी पिलाओ। उसके लिए हमें हंगामा करना पड़ा। अब बहुत सारी हमारी 2 राज्य की प्रधान है, उनको रास्ते से उठाया पुलिस ने और उठा के थाने में बंद किया। उस थाने में पीने का पानी नहीं था, उसमें ताला लगाया गया। जो टॉयलेट के अंदर जो पानी की टंकी थी, उस पानी की टंकी को खाली कर दिया गया। यमुनानगर के अंदर महिला थाने में वहाँ पे गिरफ्तार करके हजारों बच्चों को वहाँ बिठा दिया गया और वहाँ के टॉयलेट पे ताले लगा दिए गए और वहाँ के पानी पे ताले लगा दिए गए। आप हम क्या इससे हम क्या ये मान सकते हैं कि हम क्या एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं? और ये जो सरकार का रुख है, क्या ये किसी उनके कर्मचारी के प्रति इस रुख को हम क्या कहेंगे? ये हम कह सकते हैं कि बेहद दुश्मनीपूर्ण रवैया सरकार हरियाणा की महिलाओं के साथ अपनाए हुए है। और इस बात को हमने केवल आशा वर्कर्स के साथ नहीं देखा, आंगनबाड़ी के आंदोलन में हमने आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर के साथ भी ये व्यवहार सरकार का देखा। हमने ये देखा कि एक जूनियर कोच जब वो मंत्री संदीप पे जब आरोप लगते हैं यौन शोषण के, आज तक भी जो उस पे चार्जशीट होने के बाद उसको गिरफ्तार नहीं किया जाता है मंत्री को। हमारी जो पहलवान खिलाड़ी लड़कियां थी, वो जंतर मंतर पे बैठी रहती है, उनकी बात नहीं सुनते, वो ब्रजभूषण का इस्तीफा नहीं देते हैं मंत्री का। और महिलाओं पे जो है वो यौन शोषण का आरोप लगा दिया जिन मंत्रियों को, उनको वो सरकार में बनाए रखते हैं। तो ये जो सरकार का एक महिला विरोधी चेहरा हमने बार बार देखा है, लेकिन अब हमारे साथ ही व्यवहार की इंतहा हो गई है। हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो मानवाधिकार हैं, हमारे मानवाधिकारों का हनन किया जा रहा है। ये जो व्यक्तिगत हमारे जीवन में जागता दाग झांकने की जो कोशिश की सरकार ने, ये भी हमारे मानवाधिकारों का हनन था। हमें पीने के लिए पानी नहीं मुहैया करवाया गया, ये भी हमारे मानवाधिकारों का हनन था। अभी 2 दिन पहले भी अम्बाड़ा की आशा वर्कर स्वास्थ्य मंत्री के निवास पे वहाँ प्रदर्शन करने के लिए जा रही थी, क्योंकि हमने तय किया था पूरे हरियाणा के अंदर कि हम सभी विधायकों को अपने मांग पत्र देंगे। जब सभी विधायकों को मांग पत्र देंगे तो अम्बाड़ा की वर्कर भी जो अपने विधायक को मांग पत्र देने के लिए जाएंगे। अनिल को भी उन्होंने वोट डाल के अपना विधायक चुना था, सभी को वो मंत्री बने होंगे। वहाँ जाने नहीं दिया गया, रोका गया। न केवल रोका गया, घसीट के महिलाओं को बसों में भरा गया, उनको पेशाब करने के लिए तकलीफ बस उनकी रोकी गई, उनको घुमाते रहे। अम्बाड़ा की वर्करों को कुरुक्षेत्र उठा लाए, उसको करनाल पहुंचा दिया, उसको यमुनानगर पहुंचा दिया। और इस तरह से रात को 11 बजे तक हंगामा करने के बाद वो वर्कर अपने घरों में पहुंची है। तो ये जो सरकार का रवैया है कि आप उनको इकट्ठा ना होने दो, अपने हक की आवाज न उठाने दो, ये कोई साधारण मसला नहीं है। वैसे हमने किसान आंदोलन के समय पे भी देखा था कि सरकार का क्या रूप था। जब किसान बॉर्डर की तरफ कूच कर रहे थे, तब किस तरह से रोडों को खोदा गया था वो भी हमें याद है। कैसे रोडों के अंदर कीड़े दिखाई गई थी वो भी हमें याद है। कैसे वाटर कैनन के इस्तेमाल किए गए थे, वो तमाम चीजें हमें याद है कि किसान अपना मांग जायज मांगों के लिए जब वो दिल्ली कूच करना चाहते थे, उनको किस तरह से रोका गया। 13 महीने तक बॉर्डर पे दिल्ली का चारों तरफ सीमाएं बंद रही। उसके बावजूद भी हम ये जानते हैं कि यदि यूपी का चुनाव न आता तो मोदी की जो काले कानून उन्होंने वापस लिए मजबूरी में, वो मजबूरी में उन काले कानूनों को वापस ना लेते।
मतलब इसका ये है कि आज जो लोग सत्ता में बैठे हैं उनके लिए संविधान कोई मायने नहीं रखता है। उन्होंने उसको उठा के कूड़े की टोकरी में फेंक दिया है और वो एक तानाशाह की तरह से व्यवहार कर रहे हैं। और यदि हमारे देश की सरकार एक तानाशाह की तरह से फांसीवादी व्यवहार वो हमारे साथ कर रहे हैं, तो इस समय पे तमाम लोगों की ये कर्तव्य बनता है कि वो आंदोलन को दबाया या कुचला जा रहा है उसके साथ हम सब लोग खड़े हों, न्याय की लड़ाई में हम सब एकजुट हों और एकजुट होकर आवाज उठाएं। आज हमारे सामने केवल ये तो एक सिंबल बन गया दमन का, शोषण का, आशाओं का जो आंदोलन है, ये तो दमन का एक सिंबल बना है आज। लेकिन हमारे सामने अब चुनौतियां ये है कि यदि हम आज नहीं बोले तो क्या कल हमारी आने वाली पीढ़ियां बोल सकेंगी? क्या उनके पास बोलने का हक अधिकार रहेगा? जिस तरीके से सब कुछ बेच दिया गया है, सब कुछ अडानी अंबानी के हवाले कर दिया गया है, अब तो अंबानी के पीछे रह गया अकेले अडानी को। जिस तरह से सरकार ने प्रमोट किया है, उन्होंने किस तरह से गलत प्रैक्टिस की है अपने बिजनेस के अंदर, किस तरह के धोखाधड़ी किए हैं, प्रधानमंत्री ने स्वयं विदेशों में जाकर किस तरह से उसको ठेके दिलवाए हैं, वो तमाम चीजें आज हमारे सामने है। हमारे तमाम प्राकृतिक साधनों को आज हम ये नहीं कहते कि उनको बेचा जा रहा है, दोनों हाथों से धक्का देके उनको सौगात में दिया जा रहा है। बिल्कुल लूट मचा रखी हमारे देश के प्राकृतिक साधनों की भी, और हम जनता को बिल्कुल कंगाल करके वो छोड़ना चाहते हैं, हमें बंधुआ मजदूर बनाना चाहते हैं। और इसीलिए तमाम नीतियों की तो सरकार की मैं यहाँ पे चर्चा नहीं कर सकूंगी, क्योंकि आप बोलने वाले यहाँ पे बहुत सारे वक्ता हैं, आप सब बातचीत रखेंगे। लेकिन एक आशा के आंदोलन की जानकारी देने के लिए मैंने आपको शुरू से कि कहाँ से आंदोलन शुरू हुआ, आज कहाँ पे है। आज तक 40 दिन के आंदोलन में सरकार ने हमसे बात नहीं की है। सरकार को छोड़िए, अधिकारियों तक ने नहीं पूछा है। यदि सरकार के पास पैसे कम होते तो वो बुला के ये भी कह सकते थे और बताओ आपकी क्या क्या समस्याएं हैं, आप उन समस्याओं पे थोड़ा सा ध्यान दिलाओ, हम आपको कोई मजबूरी बताते। लेकिन नहीं, झूठ बोलते हैं वे, और झूठ बोल के वो तमाम तरह से इस तरह से हजारों करोड़ों के वो आयोजन कराते हैं। और आयोजन कराने के बाद अभी हमने ये देखा G20 वाला कितना ड्रामा रचा गया, 4,500 करोड़ रुपए उन्होंने उस आयोजन पे खर्च किए हैं, और इनके कुछ 10-20 करोड़ रुपए बनते हैं इनका वेतन। यदि सरकार से जो है कह रहे कि हमारे पास नहीं है, गीता जयंती के लिए 400 करोड़ रुपए ये खर्च कर देते हैं एक एक मेला लगाने के लिए। तो ये जो एक एक मेला लगाने के लिए इतना ज्यादा खर्चा करते हैं, और आशा वर्कर्स को या किसी भी कर्मचारी को जो लड़ रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमें न्यूनतम वेतन दे दो। न्यूनतम वेतन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि हम जिंदा रह सकें, उसके लिए हम 2 समय का खुद खाना खा सकें, हम वो 2 समय का खाना अपने बच्चों को खिला सकें। उसके लिए केवल न्यूनतम वेतन का मतलब ये होता है। इसमें कोई अय्याशी नहीं हो सकती है, इसमें कोई जो है हम लग्जरी जिसको कहें, हम कोई ऐशो आराम की सामान नहीं खरीद सकते हैं इस पैसे के अंदर। इस पैसे में हम अपने बच्चों को 2 समय की केवल रोटी खिला सकते हैं। वो मांग रहे हैं आज जो है मजदूर, लेकिन आज उनको वो न्यूनतम वेतन भी नहीं दिया जा रहा है। ये मसला है, और जिस तरह से ये हमला है, इस हमले में मेरी अपील है आप सब लोगों से कि हमारी हर तरह से इस आंदोलन की मदद करिए। ये बहुत ही न्याय संगत, बहुत ही बुनियादी मामलों के लिए, बहुत ही बुनियादी बातों के लिए ये आंदोलन है। हमारे बहुत हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं उनको दबाने चलने के लिए ये आंदोलन है। और एक बात ये कि जो हमारा स्वास्थ्य का ढांचा है, आशाएं जहाँ काम करती हैं, आशा कोई डॉक्टर नहीं है, वो लोगों का इलाज नहीं कर सकती है, वो इलाज डॉक्टर करेंगे। वो आशा का काम तब कारगर हो सकता है, वो तब सफल हो सकता है सरकारी जो अस्पताल हैं उनमें अच्छे डॉक्टर बैठे हुए हों, वहाँ नर्स हो, वहाँ अल्ट्रासाउंड की मशीनें हों, वहाँ एक्सरे की मशीनें हों, वहाँ पे तमाम टेस्ट की सुविधाएं हों, वहाँ रेडियोग्राफर बैठे हों। तो हम जब लोगों को चिन्हित करके उनको क्या इलाज की जरूरत है, उनको मोटिवेट करके जब अस्पताल में लेके आए तो वहाँ पे आगे डॉक्टर मिले तो जनता का इलाज हो सकता है। लेकिन आज
दवाई होती हैं, उन 8 दवाइयों से भी इनकी वो जो किट है वो रिफिल नहीं की जाती है। फर्स्ट एड किट है, किसी को चोट लग जाए, कोई पट्टी होती है, उसमें थोड़ी रुई होती है, उसमें पैरासीटामोल की गोली होती है, ऐसे 8 दवाइयाँ वो है, वो किट भी इनको नहीं दी जाती है। तो किसी को बुखार हो तो एक गोली इनसे अपेक्षा करते हैं लोग, जब ये हर रोज किसी के घर में जाते हैं वो उनसे पूछते हैं आपका स्वास्थ्य कैसा है, तो वो अपनी तकलीफ बताते हैं। आज बच्चों का टीकाकरण नहीं हो रहा है, और जो टीकाकरण नहीं हो रहा है उसकी वजह से जो नुकसान होगा जाहिर तौर पे स्टिल बर्थ हो रहे हैं, गर्भवती महिलाओं की मौत हो रही है, लेकिन इन सब से भी सरकार को कोई लेना देना नहीं है। और ये जो आयुष्मान का कार्ड जो बनाया है सरकार ने, अब एक बार तो सबको लगता है कि ये कोई राहत का मसला है, लेकिन वास्तव में आयुष्मान भारत कार्ड लोगों का इलाज करने के लिए नहीं बनाया गया है। वो कॉर्पोरेट्स जो हैं उनको किस तरीके से उनके जो अस्पताल हैं, चेन सिस्टम वाले अस्पताल हैं, कैसे उन अस्पतालों को चलाया जाए, कैसे सरकारी जो पैसा है वो दोनों हाथों से उन प्राइवेट अस्पतालों तक पहुंचाया जाए, वो केवल इसका मसला है। अन्यथा जितना पैसा सरकार आयुष्मान भारत कार्ड योजना पे खर्च कर रही है, इतने पैसे में तो जितने आज हमारे पास सरकारी सिस्टम में अस्पताल हैं, इन सब अस्पतालों की सारी कमियां दूर की जा सकती थी और इतने ही और नए अस्पताल भी खोले जा सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। खुद प्रधानमंत्री, ये हमने पहली बार देखा है कि किसी देश का प्रधानमंत्री वो प्राइवेट हॉस्पिटलों का उद्घाटन करता फिर रहा हो। हमारे देश का प्रधानमंत्री आज प्राइवेट हॉस्पिटल्स का उद्घाटन करते फिर रहे हैं। तो ये ना जनता के स्वास्थ्य से इनको कुछ लेना देना है, ना जनता की जो हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं ना उनसे कुछ लेना देना है, और इसीलिए इनको किसी से भी कुछ लेना देना नहीं है। तो हम एक ऐसे समय पे, मुश्किल समय पे हैं जब हमें एक दूसरे के साथ की भी जरूरत है और हमें एक दूसरे के सहयोग की भी जरूरत है। तो इस बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगी। ये जो आशा का आंदोलन है, हम पहले तो धन्यवाद भी करूंगी कि जिस तरह से इसके लिए सहयोग मिल रहा है। गांव में जब आशा अपनी अपील का पर्चा लेके गई है, जिस तरह से लोगों ने स्वागत किया है हमारा, जिस तरह से हमें आश्वस्त किया है, हम काफी हौसले में हैं इस बात से, और हम लड़ाई को बिल्कुल पार लेके जाने के मूड में हैं। और हम और भी ये चाहेंगे तमाम संगठनों से भी, जो न्यायप्रिय संगठन है, जो आज इस देश में लोकतंत्र की रक्षा चाहते हैं, जो हमारे दुख तकलीफ है उनका समाधान चाहते हैं, उन तमाम लोगों से भी मेरी ये उम्मीद है, मेरी ये अपील है कि आप हर तरह से तन मन धन से हमारे आंदोलन का सहयोग करें। और आशाएं भी वही आशा ही हो गई देश की, तो ये भी तमाम हमारे जितनी लड़ाइयाँ होंगी उन तमाम लड़ाइयों में हम बिल्कुल अग्रणी पंक्ति में हमेशा आपको मिलेंगे। उन्होंने उस समय पे ये ऐलान किया था कि जब किसान यदि 26 नवंबर को बॉर्डर की तरफ जा रहे थे, हमने कहा कि हम भी दिल्ली कूच करेंगे, और हमने दिल्ली की तरफ हमने भी कूच किया। उस दिन हमें भी गिरफ्तार किया गया अलग अलग टोलों से। हमने, हमारा ये प्रोग्राम था पूरे देश का ट्रेड यूनियनों का, तो हम तभी भी कंधे से कंधा मिला के रहे साथ में, और यही वजह है कि हम भी साथ मिलकर लड़ रहे थे। जब किसान गए थे तो किसान एकता जिंदाबाद का नारा बॉर्डर पे लगाते हुए गए थे, लेकिन जब हम बॉर्डर से वापस उठ के आए हैं तो हमारा नारा था किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। और मैं ये सोचती हूँ कि आज इस नारे को धरातल पे बिल्कुल फलीभूत करने का ये समय हमारा आ गया है, और मुझे पक्का यकीन है कि हम सब मिलकर इस काम को करेंगे, पूर्ण करेंगे। इसी बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। आप सबने मेरी बातचीत